हेलो एवरीवन, मैं अमिताभ शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप इस पीआर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पीआर सीरीज में वीडियो आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपके छोटे छोटे डाउट्स भी हमारे साथ इस पीआर सीरीज में क्लियर हो रहे होंगे। आपका सहयोग और आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, हम भी इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने कोशिश करेंगे कि लाते रहें। आज बेटा इस पीआर सीरीज में मैं नया वीडियो लेक्चर ला रहा हूं, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाला मेटलर्जी। क्या है? मेटलर्जी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेटलर्जी जो है, अगर सोचें कि भाई मेटलर्जी होती क्या है, मेटलर्जी होती क्या है, मन में पहला क्वेश्चन, पहला डाउट आना नेचुरल है। तो आप सीधे से कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का क्या लाला? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर सुटेबल ओर, उसके एक ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी। बड़ा सिंपल सी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर कोई आपसे पूछे भाई मेटलर्जी क्या होती है, तो उसको बता दो एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्शन किया जाता है। किससे? उसके सुटेबल ओर से। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही मैं बोलूंगा किससे किया जाता है भाई, कि उसके सुटेबल ओर से किया जाता है, तो आपके मन में डाउट आएगा कि यार ये ओर क्या होता है, ये ओर क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि ओर एक टाइप का मिनरल होता है, ओर एक टाइप का मिनरल होता है। अब जैसे ही मैं बोलूंगा कि ओर एक टाइप का मिनरल होता है, तो आपके मन में एक और नया डाउट आ जाएगा, ये मिनरल क्या होता है। तो भाई सीधी सी बात है, आइए शुरू से शुरू करते हैं कि मिनरल क्या होता है। मिनरल एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस होता है। मिनरल एक तरह का क्या होता है बेटा? नेचुरल सब्सटेंस होता है, जिसमें जो मेटल होते हैं या तो वो फ्री फॉर्म में होते हैं या वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। अब आप बोलेंगे ये फ्री फॉर्म क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म क्या होती है? तो भाई फ्री फॉर्म का मतलब है कि जैसे मेटल तो है और इंप्योरिटी भी है, लेकिन वो आपस में केमिकली एसोसिएट नहीं है। और कंबाइंड फॉर्म होती है क्या, कि मेटल तो है और इंप्योरिटी भी है, और इंप्योरिटी साइड बाय साइड क्या है लाला? मेटल के साथ केमिकली एसोसिएट है। तो सीधी सी बात यह है बेटा कि जो मिनरल होते हैं एक्चुअल में नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जिनमें मेटल या तो फ्री फॉर्म में होता है या कंबाइंड फॉर्म में होता है, यानी कि या तो इंप्योरिटी के साथ केमिकली एसोसिएट होता है या केमिकली एसोसिएट नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हम बोलेंगे फ्री फॉर्म में, अगर वो केमिकली एसोसिएट है तो हम बोलेंगे कि वो कंबाइंड फॉर्म में है। तो ये तो समझ में आ गई होगी बात आपको कि मिनरल क्या होता है। अब बात आती है और क्या होता है। तो भैया और होता है एक टाइप का मिनरल, एक टाइप का मिनरल, लेकिन वो सुटेबल सोर्स होता है किसका? किसी मेटल का, किसी मेटल का। अब आप बोलेंगे फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, मिनरल और ओर में अंतर क्या हुआ? अरे बताया ना, बहुत सीधा सा अंतर है, बहुत सीधा सा लॉजिक है। क्या? कि हर एक मिनरल्स जो भी हैं, बात समझ में आ रही है, वो ओर हो ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक ओर मिनरल होते हैं, ये कहना बिल्कुल सही है। यानी कि मिनरल में मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो मेटल उसके सोर्स का काम करे, मान लीजिए कि मैं उससे मेटल को निकाल सकता हूं, ठीक है, मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, बल्क में खूब सारा मेटल मुझे उससे मिल सकता है, वो एक सोर्स का काम कर रहा है XYZ किसी भी मेटल के लिए, तो बेटा वो मिनरल एक और है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो किसी मेटल का एक सुटेबल सोर्स नहीं है, तो फिर वो मेरे लिए सिर्फ एक मिनरल है, वो और नहीं है। इसीलिए मैंने एक लाइन अभी अभी थोड़ी देर पहले बोली, क्या? कि जो भी मिनरल्स हैं वो और हों ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन जो भी ओर्स हैं वो सारे मिनरल हैं, ये कहना बिल्कुल सही है। यानी कि सभी मिनरल, यानी कि सभी ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और हों ये जरूरी नहीं है। तो होपफुली आपको मिनरल्स और ओर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फील करिए कि आपको कोई एक और दे दिया गया, आप अपने किसी एक अच्छे शानदार कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है ना, आपकी आईआईटी की पढ़ाई शुरू हो गई सपोज, और आपको बोला गया कि क्या कहते हैं, मतलब आओ भाई अब हम क्या करेंगे, एक और आपको दे रहे हैं और उस और में से हम क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो भाई कोई भी अगर काम दिया गया है तो नो डाउट इन इट उसके कुछ अपने स्टेप्स होते हैं, उसके अपने कुछ क्या होते हैं लाला, स्टेप्स होते हैं, पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो
करना पड़ता है। तो मेटलर्जी के भी कुछ स्टेप्स हैं। अब वो मेटलर्जी के क्या स्टेप्स हैं उनको आप जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 2 मिनट के लिए मान लो कि आपको खूब सारा ओर दिया गया है और आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपने लिया हथौड़ा, दे दनादन उसको आपने क्या करना शुरू कर दिया, क्रश करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं लाला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बल्की पार्टिकल्स को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दिस इज नोन एज क्रशिंग और ग्राइंडिंग। इसको बेटा एक और भी नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज पल्वराइजेशन। किस नाम से जानते हैं? पल्वराइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो बाय द एंड समरी इज दिस क्रशिंग और ग्राइंडिंग। इसको हमें ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है जिसमें बल्की पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में सॉरी जैसे बल्की पार्टिकल्स को क्या किया जाता है बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे भी आ गया, और को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। ठीक है, अब आगे, अब जब हमने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है, फाइन पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब हमें इसमें से क्या करना है, इंप्योरिटीज को निकालना है। इसमें से हमें किसको निकालना है? इंप्योरिटीज को हटाना है। तो बेटा इंप्योरिटीज को उसके मेटेलिक ओर से अलग करना, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो बेटा इंप्योरिटीज को उनके मेटेलिक ओर से अलग कर लेना, उनको सेपरेट कर लेना, आइसोलेट कर लेना, ओवरऑल इसको हम जानते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, नो डाउट इन इट, ये इस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है कि मेटेलिक ओर का नेचर कैसा है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर कई तरह का होता है, कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं। जैसे फिजिकल मेथड की मैं बात करूं, ग्रेविटी सेपरेशन होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है। उसी तरह से केमिकल मेथड में क्या होता है बेटा, लीचिंग होती है। क्या होती है? लीचिंग। तो किसी XYZ किसी भी ओर के लिए हमें ग्रेविटी सेपरेशन यूज करना है, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना है, या फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करना है, या लीचिंग यूज करना है, कोई सा भी मेथड हमें यूज करना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस ओर का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ऑक्सी सॉल्ट लेते हैं या ऑक्साइड्स लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन यूज करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना? उसी तरह से मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सल्फाइड ओर है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करेंगे। सिल्वर गोल्ड हो गया, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? लीचिंग यूज करेंगे। तो ऐसे XYZ कोई भी मेटेलिक ओर है, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि हम कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब बात आती है जब कंसंट्रेशन हो गया, फाइनली जितनी हम इंप्योरिटीज अलग कर सकते थे किसी मेटेलिक ओर से हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे? उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जो अगला स्टेप होता है मेटलर्जी में, वो होता है नंबर 3, जो थर्ड स्टेप होता है बेटा, वो होता है ऑक्सीडेशन। देखिए और क्या होता है, कई तरह के हो सकते हैं, कई फॉर्म में मिल सकते हैं। सल्फाइड ओर मिल सकता है, हैलाइड ओर मिल सकता है, कई तरह के मिल सकते हैं। तो इनको बेसिकली हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, इनको मेटल ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ऑक्सीडेशन करना क्यों जरूरी है? ऐसे सल्फाइड हो गए, हैलाइड हो गए, कोई भी और हो गए, जैसे होता है ना PBS, गैलेना नाम सुना होगा, जिंक ब्लेंड जैसे ZNS, ऐसे आपने बहुत सारे और सुने होंगे। आखिरकार इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमने एक सल्फाइड ओर को या हमने एक हैलाइड ओर को किस में कन्वर्ट कर लिया? ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि स्टेप नंबर 4 होता है हमारा रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन जो होता है बेटा, नो डाउट इन इट, वो मेटल ऑक्साइड्स का जितनी आसानी से किया जा सकता है, जितनी आसानी से किया जा सकता है, उतनी आसानी से सल्फाइड या हैलाइड ओर का नहीं हो पाता है। सल्फाइड और हैलाइड ओर के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा आ सकती है एज कंपेयर टू किसके? मेटल ऑक्साइड्स के। तो इन शॉर्ट, बात को अपन ज्यादा ना खींचे, सीधी बात करें, मुद्दे की बात करें, क्या कि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है किसके कंपैरिजन में? मेटल सल्फाइड्स या मेटल हैलाइड्स या अदर ओर के कंपैरिजन में। तो इसलिए ऑक्सीडेशन बहुत जरूरी होता है ताकि उनका रिडक्शन आसानी से किया जा सके।
अब आपके मन में अगला डाउट 101% आ रहा होगा, सर वो तो सब सही है कि क्यों होता है, किस लिए होता है, समझ में आ गया। बेसिकली रिडक्शन में होता क्या है? रिडक्शन में क्या होता है बेटा कि मान लीजिए जैसे हमने कोई मेटल ऑक्साइड ले लिया, और है हमारा मेटल ऑक्साइड फॉर्म में है, और हमने उसको रिड्यूस करा दिया। अब यहां पे हमें मिलेगी रॉ फॉर्म ऑफ मेटल, मेटल की रॉ फॉर्म मिलेगी। अब ये रॉ फॉर्म को लाने के लिए हमें इसका रिडक्शन कराना बहुत जरूरी होता है। फाइनली जब हमें रॉ फॉर्म ऑफ मेटल मिल गई तो हम मान के चलते हैं कि हो सकता है अभी भी इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हों, तो उसको और ज्यादा आगे प्यूरिफाई करने के लिए, और ज्यादा उसको आगे रिफाइन करने के लिए जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है बेटा, वो होता है रिफाइनिंग। क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो जो बेसिक स्टेप्स होते हैं मेटलर्जी के वो होते हैं, एक पहला होता है, सबसे पहला नंबर 1 क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, देन उसके बाद होता है कंसंट्रेशन, देन उसके बाद होता है ऑक्सीडेशन, फिर होता है रिडक्शन, और फिर होता है बेटा क्या? रिफाइनिंग। इसमें रिडक्शन ले लीजिए, रिफाइनिंग ले लीजिए, ये भी कई स्टेप्स होते हैं, इसके भी कई तरह के प्रोसीजर होते हैं, नो डाउट इन इट, जो डिपेंड करते हैं कि ओर का नेचर क्या है, ओर का नेचर क्या है। तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे रिडक्शन को ले लीजिए तो रिडक्शन के कम से कम 6 तरह के 6 टाइप के रिडक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप रिफाइनिंग को ले लीजिए तो कम से कम 7-8 टाइप की रिफाइनिंग होती हैं। तो ये सब डिपेंड करता है बेटा कि हमें कौन सा स्टेप यूज करना है, ये सब डिपेंड करता है कि मेटेलिक ओर की नेचर क्या है। तो इसको हम इसी तरह से और आगे बेटा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए आप आगे के वीडियोस देखते रहिएगा, सारे स्टेप्स जितने भी हैं काफ़ी डिटेल में आगे डिस्कस किए जाएंगे। आज मुझे सिर्फ ये बेसिक एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि आखिरकार मेटलर्जी होती क्या है, और मेटलर्जी में किसी मेटल को जब हम क्या करते हैं उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक स्टेप्स यूज होते हैं वो ये होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेटलर्जी को यूजली क्या है ना, ये मेटलर्जी बड़ा बदनाम टॉपिक माना जाता है। क्यों? सबको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थ्योरी भरी हुई है, बहुत कुछ इसमें याद करने का है, कैसे याद रखूं, और मेरे दिमाग में तो इतना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सब छू हो जाएगा, सब वॉलेटाइल होगा, ये वो लाइक दैट, ऐसे कई तरह के इसको लेकर के मिथ हैं। तो भाई मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं बेटा कि मेटलर्जी बहुत ही सिंपल सोबर टॉपिक है। इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाता हूं। एक पार्ट होता है क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, और एक पूरी इंडिविजुअल मेटलर्जी चलती है, 1 बाय 1 करके हर एक मेटल की एक एक हम अलग अलग मेटलर्जी को पढ़ाते हैं। तो अगर मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि अगर आप मेरे से अच्छे से इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, पूरी तरह से इंट्रोडक्शन को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, तो दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज माई वर्ड्स, दिस इज माई कमिटमेंट, क्या कि आपको इन फ्यूचर मेटलर्जी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सोबर टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, बड़े आराम से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह से चलें। हमेशा ध्यान रखें, मेटलर्जी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है बेटा इसकी पहले इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखें कि कौन सा प्रोसीजर किस मेटल के लिए यूज किया जाता है, एंड देन इंडिविजुअल मेटलर्जी पे उतरें, 1 बाय 1 करके अलग अलग मेटल की मेटलर्जी को स्टडी करें। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही हल्का लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा, और दिमाग में बड़ी आसानी से बैठेगा। तो इसी इंट्रोडक्शन को आगे जानने के लिए बेटा ये पीआर वीडियोस देखते रहें। अगले आने वाले लेक्चर्स में और भी अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे, इसके लिए इस पीआर सीरीज को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।